नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपने जो पांचवा पार्ट है वो चल रहा था, जो पार्ट तो अपने अच्छी तरह समझ लिया था। आज अपन इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर, यानी पांचवा पार्ट है दैनिक जीवन में रसायन। इसके अपने प्रश्न उत्तर समझते हैं। अगर आपने पार्ट को अच्छी तरह समझ लिया है तो अभी देखेंगे आप प्रश्न, आप खुद ही जवाब देंगे इसका। अगर आपने जो पीछे वाले वीडियो है इसके जो पार्ट हमने समझा था, जिसके अंदर से आपने पूरा पाठ अच्छी तरह समझा है, तो प्रश्न उत्तर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको आसानी से कर पाएंगे और ऐसे ही आप एग्जाम के अंदर भी इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। आपको जैसे कि पता है इस पाठ में से आपके 9 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत बड़ा वेटेज रखता है ये पाठ, बहुत बड़ा मायने रखता है आपका 9 नंबर। वो आपको इस पाठ से पूरे के पूरे 9 नंबर लेने हैं और इन प्रश्नों का भी अध्ययन करना है और साथ में आपको नोट्स भी अच्छी तरह तैयार करने हैं, ताकि आपके क्या है इसके अंदर आप इस पाठ को अच्छी तरह तैयार कर सको। तो देखते हैं इसमें कुछ प्रश्न है। सबसे पहले दिए बहुचयनात्मक यानी ऑप्शन वाले जो आपके इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से अपन ऑप्शन वाले प्रश्न है, आपको सीधा उत्तर देखो, आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप प्रश्न देखते ही सीधा उत्तर आपको खुद से याद होगा। तो देखते हैं एक प्रश्न। सबसे पहले बहुचयनात्मक ये प्रश्न है 11। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, क्षार का जलीय विलयन क्या करता है? अगर क्षार मान लो है जलीय विलयन लिटमस से कैसे तैयार करेंगे, तो क्षार से आपको याद रखना है छालानी, यानी नीले लिटमस को लाल करता है। क्षार क्या करता है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो इसका ऑप्शन वो होगा जिसमें ये लिखा हो कि क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। उल्टा लिखा है यहां पर, लाल लिटमस को नीला करता है। जो क्षार जो होता है, सबसे पहला है क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। आपने याद किया था छालानी से, याद अपना को, यानी इसकी ट्रिक जो थी अपनी क्या थी? छालानी। छा का मतलब क्षार, ला का मतलब लाल, नी का मतलब नीला, यानी क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये चेक करते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, आपने पढ़ा था। अम्ल और क्षार के विलयन हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी उस विलयन में से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित तो हो सकती है। यानी जिन पदार्थ या जिन धातु के बारे बात करें या जिस वस्तु में से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है? आपने जो सूत्र पढ़ा था किसी का पीएच निकालने का मान, तो आपने वहां पर देखा था हाइड्रोजन की सांद्रता का, हाइड्रोजन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। लॉग वाला जो सूत्र आपने पढ़ा था पाठ के अंदर, वो। अगला प्रश्न है, किसी अम्लीय विलयन की पीएच क्या होगी? कोई मान लो अम्लीय विलयन है, तो अम्लीय विलयन 7 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 1 हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आपके किताब में जो इस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि 4 पर ही होगा, आपके बुक के ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि एक में दिया हुआ है 7, एक में दिया हुआ है 11 और ऐसे दिया हुआ है। 7 से सारे मान बड़े दे रखे हैं, तो 7 पर भी क्या होता है? उदासीन होता है, 7 पर भी नहीं है। 7 से छोटा जो भी मान होगा वो सारे अम्ल के हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न देखते हैं, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? जब हमारे भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहां आपको पता है जठर ग्रंथि द्वारा जठर स्त्रावित किया जाता है, जो अपने दूसरे पाठ में पढ़ा था। जठर ग्रंथि द्वारा जठर स्त्रावित किया जाता है, जिसके अंदर 3 प्रकार के रसायन होते हैं और उसमें एक प्रकार होता है HCl। जो HCl क्या करता है? अम्ल है, तो भोजन को क्या कर देगा? अम्लीय कर देगा। पाचन जो होता है वो अम्लीय माध्यम के अंदर होता है, ध्यान रखना, क्योंकि HCl अम्ल वहां पर मिलता है और पाचन अम्लीय माध्यम में ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्निशामक यंत्र बनाने में किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? ये अपने जब पढ़े थे उपयोगी दैनिक जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण यौगिक में एक यौगिक पढ़ा था, जिसके अंदर अपने उपयोग पढ़ा था अग्निशामक यंत्रों में। कौन सा था वो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप सूत्र भी लिख सकते हैं, या फिर ऑप्शन में अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पूरा लिखा हुआ है तो उसको भी लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैंने यह सूत्र लिखा है, आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पूरा लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दावन सोडा होता है, दावन सोडे का सूत्र याद होना चाहिए आपको। दावन सोडे का क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट से बना होता है, तो Na2CO3
10H2O पूरा सूत्र होता है जिसके अंदर 10 अणु किसके जुड़े होते हैं, पानी के यानी जल के 10 अणु होते हैं। सोडियम धावन सोडा होता है, ये धावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा जिसको कहते हैं, ठीक है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु जल के जुड़े होते हैं तो वो होता है धावन सोडा। अगला प्रश्न देखते हैं, विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है। आपने पढ़ा था अगर विरंजक चूर्ण को क्या करते हैं, पहले तो ये बनाया कैसे जाता था, जब अपन बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब अगर उसको वायु में खुला छोड़ देते थे तो वो क्लोरीन गैस क्या हो जाती थी, उसमें से रिमूव हो जाती थी, यानी क्लोरीन गैस Cl2, क्लोरीन गैस निकलती है। अगर आप उसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो उसमें से क्लोरीन गैस निकलने लग जाएगी अपने आप। उसके बाद अगला है, साबुन कार्य करता है। साबुन किस जल में कार्य करता है, सिर्फ आपको बताया था मृदु जल में। साबुन सिर्फ मृदु जल में कार्य करता है, कठोर जल में नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन क्या था, मृदु जल में। उसके बाद अगला प्रश्न है, मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन यानी पूंछ वाला भाग होती है, पूंछ वाला भाग अंदर की तरफ होता है या बाहर की तरफ। आपने लिखा था अगर मान लो ये तेल की बूंद है तो इसमें पहले पूंछ वाला भाग होगा और फिर बाहर कौन सा होगा, इसका ध्रुवीय भाग। तो पूंछ वाला भाग अंदर की तरफ होता है तो लिखेंगे अंदर की तरफ, या अंदर की ओर या अंदर की तरफ लिख सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं ये सारे आंसर। उसके बाद अगला 11वां प्रश्न है, प्रोटॉन यानी H+ ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। आपने पढ़ा था जिसके अंदर दूसरी जो संकल्पना पहली थी आर्यनीय संकल्पना, दूसरी थी ब्रास्टेड लोरी, ठीक है। ब्रास्टेड लोरी के अनुसार क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो देखो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले, तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। अगर यहाँ प्रोटॉन ग्राही लिखा होता तो, या ग्रहण करने वाले, तो यहाँ पर क्या हो जाता, अम्ल हो जाता, ठीक है। तो ये थे आपके सारे 11% बहुचयनात्मक प्रश्न। उम्मीद है आपको ये अच्छे से, वैसे तो आपको आंसर भी याद भी होंगे अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी जिसका आंसर एक लाइन में या एक शब्द का होता है उसके प्रश्नों के बारे में। ये आपके प्रश्न के अंदर, बोर्ड के अंदर एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न ये भी आएंगे, तो इसको भी आपको अच्छी तरह कवर करना है। तो देखते हैं इसका जो पहला प्रश्न है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब आपने पाठ में अपने शुरू में पढ़ा था, लाल चींटी के डंक में कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। अपने जस्ट अभी प्रश्न पढ़ा था, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्या लिखा था, क्षार, तो प्रोटॉन त्यागने वाले क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं। अब यहां पर देखो परिभाषा लिखनी है उदासीनीकरण, तो आपने पढ़ा था अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। यानी आपने पढ़ा था देखो, अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। आपने देखा था अम्ल, पाठ के शुरू में यह भी पढ़ा था, अम्ल प्लस क्षार क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल, और ये क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण कहलाती है। तो आपको ये परिभाषा लिख के और ये इस तरह से लिख देना है। अगला प्रश्न है, पेयजल को जीवाणु मुक्त कैसे किया जा सकता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए अपने पढ़ा था महत्वपूर्ण यौगिक के अंदर कौन सा यौगिक था जो पानी को शुद्ध करता है, पीने वाले पानी को, इस उपयोग के अंदर जिसमें पढ़ा था विरंजक चूर्ण। क्या होता है, विरंजक चूर्ण। जैसे मैंने आपको पाठ के अंदर समझाया था कि इसके अंदर अपने जो कभी कभी घरों में पानी आता है उसके अंदर थोड़ी बहुत स्मेल आती है, जो दवाई वाली जो स्मेल आती है वो विरंजक चूर्ण ही होता है, उसकी स्मेल ऐसी होती है, ठीक है। आपको ये भी बताया था ये क्या होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है और हल्का पीला होता है। विरंजक चूर्ण जो पानी को शुद्ध करने, पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद है, अम्ल से धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, समीकरण दे, यानी समीकरण लिखनी है। तो आपको पता है जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो एक तो बनेगा लवण और दूसरा बनेगा जल, लवण और जल। उदाहरण के लिए देखो आपने एक अम्ल लिया है HCl, HCl क्या होता है, अम्ल, जिसकी अभिक्रिया करा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड से, तो क्या बनेगा,
देखो ये H और O मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ इसके कितने अणु होंगे, 2 अणु। अभिक्रिया संतुलित करने के लिए क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। वो अभी आगे सीखेंगे अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये हो जाएगा 2, लवण तो बढ़ेगा CuCl2। देखो ये Cl और ये Cu मिलकर CuCl2, ये तो हो गया लवण, प्लस ये 2H, H के आगे 2 लगा हुआ ना, 2H, और ये बन के क्या बन जाएगा H2O। तो ये देखो क्या बना है, ये है अम्ल, ये है धातु ऑक्साइड। यानी किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होती है तो उसका मतलब धातु ऑक्साइड। ये बना है लवण और ये जल। तो इस प्रकार कोई भी अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया इस तरह से करता है, ये धातु ऑक्साइड है। इसके बाद अगला देखो 17वां प्रश्न है, पीएच में P एवं H किसको सूचित करते हैं। आपको मैंने बताया था P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है पुषांश, जो हिंदी में बोला जाता है जिसको शक्ति, किसको, पुषांश को। और H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन। P का मतलब होता है पुषांश या शक्ति, H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की उस जल के अंदर, विलयन के अंदर कितनी शक्ति है उसके बारे में। अगला प्रश्न है, हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता से राहत पाने के लिए क्या उपचार लेंगे। आपने पढ़ा था पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था, अगर हमारे पेट में अधिक मात्रा में क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है, यानी एसिडिटी वगैरह हो जाती है, पेट दर्द, तो इसके उपचार में अपने एक यौगिक का नाम पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र क्या होता है MgOH2, जिसका वो कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है, ये एक क्षार होता है। तो अपने पेट में जो अम्ल बना है ये क्षार उससे अभिक्रिया करके क्या बना देगा, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके अपने को पता है लवण और जल बनाते हैं। और लवण में ना तो अम्ल का गुण होता है ना ही क्षार का गुण होता है। तो फिर थोड़ी देर में आपको क्या हो जाता है, पेट जो दर्द होता है वो सही हो जाता है, या एसिडिटी होती है वो सही हो जाती है, आपको उससे राहत मिलती है। यानी आप कौन सा उपयोग लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, सोडियम के 2 लवणों के नाम लिखने हैं। ऐसे 2 लवण के नाम लिखने हैं, अम्ल और क्षार नहीं होना चाहिए, लवण के ऐसे 2 नाम लिखने हैं जो सोडियम के बने हो। तो अपने सबसे पहले तो एक पढ़ा था लवण NaCl, सबसे पहला तो नमक ही है। नमक क्या होता है, एक लवण होता है, अपने शुरू में ही पढ़ा था, नमक क्या है, लवण है। और इसके अंदर देखो Na आ रहा है मतलब सोडियम। एक होता है खाने का सोडा या NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जिसको कहते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक लवण है। ठीक है, तो इस तरह से अपन 2 और भी नाम लिख सकते हैं आप चाहें तो, जो भी आपको याद हो, या इसके अलावा जो भी आप याद हो वो भी लिख सकते हैं। तो ये थे कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसके बाद देखते हैं अगला अति लघुतरात्मक प्रश्न है 20वां, लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा दें। यानी लुईस ने क्षार की परिभाषा क्या दी थी, तो लुईस के अनुसार अपन पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो या इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो देखो लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन दाता क्षार कहलाते हैं, या इलेक्ट्रॉन युग्म जो त्यागते हैं ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म जो त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। दोनों परिभाषा आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई सी। अगला प्रश्न है, साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो अपने पाठ के अंदर भी पढ़ा था, ये मैंने आपको कहा भी था, इस परिभाषा को अच्छी तरह याद रखें। साबुनीकरण जब वसा अम्लों को किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो साबुन बनता है। वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, यानी साबुन बनाने की यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो देखते हैं परिभाषा में क्या लिखा है, वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है और इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, आप इसको आसानी से याद कर रखेंगे। इसके बाद अगला है, अपमार्जक की क्या विशेषता होती है। अब अपमार्जक की परिभाषा विशेषता बतानी है आपको। साबुन की क्या विशेषता होती है, साबुन केवल मृदु जल में ही सफाई का कार्य करता है, जबकि अपमार्जक मृदु जल एवं कठोर जल दोनों में क्या करता है, सफाई का कार्य करता है। तो यहां लिख देंगे अपमार्जक, अपमार्जक मृदु तथा कठोर दोनों में सफाई
सफाई का कार्य करता है। दोनों में क्या करता है? सफाई का कार्य करता है। जो अपमार्जक है वो मृदु जल में भी सफाई का कार्य करेगा और कठोर जल में भी क्या कर देगा? सफाई का कार्य कर देगा, यानी धुलाई का कार्य या सफाई का कार्य या झाग देता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो अपमार्जक है वो मृदु तथा कठोर जल दोनों में क्या करता है? झाग देता है। अगर जिसमें झाग बनेगा तो सफाई की प्रक्रिया हो जाएगी। इसके बाद है हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? हड्डी टूट जाने पर उसको स्थिर रखने के लिए किसका? आपको याद होगा पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पेरिस क्यों नाम दिया? क्योंकि ये सबसे पहले कहां पर बना था? पेरिस के अंदर इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, या इसको शॉर्ट में पीओपी, या इसका सूत्र क्या होता है? आपको याद होगा CaSO4 डॉट आधा H2O। क्या होता है? आधा H2O, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को स्थिर रखने के लिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का। अगला जो पर्सन है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल प्रति लीटर है। ठीक है, विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका पीएच का मान ज्ञात करना है। बताइए कि यह विलियन अम्लीय होगा या क्षारीय। तो मैंने आपको किताब के अंदर जो एक उदाहरण दिया हुआ था वो आपको वहां पर समझाया था। ठीक है, उसी के जैसा सिर्फ आपको मान चेंज करना है और आप ये भी सवाल कर सकते हो। तो देख लिए, अपने को पता है पीएच का मान निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? -log⁻10 और उसके अंदर क्या है? H+ आयन की सांद्रता। बस आपको यहाँ पर मान रखना है। देखो, माइनस की जगह माइनस रखना है, log 10 की जगह 10। अब H की आयन सांद्रता कितनी देर की है वो रख देते हैं यहाँ पे। देखो, आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये H+ आयन की सांद्रता कितनी है? 1 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, आपको मैंने कहा था लॉग में जो भी पावर होती है वो क्या आ जाती है? आगे गुणा के अंदर आ जाएगी। तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा -⁻⁻⁴। ये देखो 4 माइनस इसमें आएगी और log बेस 10 रहेगा। ये देखो 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 रहेगा, ये सिर्फ घात इधर आती है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और log 10 का मान कितना होता है? 1। log 10 का मान क्या होता है? log 10 का मान होता है 1। तो ये क्या आ जाएगा? 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। और इसका मान क्या होगा? 4 पर अम्लीय होता है या क्षारीय? 7 से जो भी छोटा मान होगा तो ये विलियन कैसा होगा? अम्लीय विलियन। कैसा होगा? ये विलियन अम्लीय होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस सवाल को, मान लो कोई और भी संख्या दे दे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके सारे के सारे लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक। बाद में पर स्टार्ट करते हैं इसके लघुत्तरात्मक पर्सन। तो लघुत्तरात्मक पर्सन का देखते हैं। सबसे पहला पर्सन क्या है? 2 परबल अम्ल एवं 2 परबल क्षारों के नाम और उपयोग लिखिए। यानी 2 परबल अम्लों के आपको नाम भी लिखने हैं और उनके उपयोग भी लिखने हैं। एक एक, कम से कम एक एक उपयोग तो लिखना है। तो देखो, सबसे पहले अपने अम्ल और क्षारों के मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बताए थे। परबल अम्ल कुछ बताए थे और परबल क्षार भी बताए थे। तो पहला जो परबल अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl अम्ल भी बोला जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बॉयलर, सिंक, इनकी सफाई में ही, बॉयलर और इनकी सफाई में इनका कार्य किया जाता है। जो अपने बाथरूम वगैरह में यूज करते हैं वहां पर उपयोग किया जाता है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आपको पता है क्या होता है? एसिड होता है जो बैटरियों में, सेलों में इसमें यूज किया जाता है। कार की बैटरियां वगैरह होती है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब बात करते हैं परबल क्षार की। तो परबल क्षार अपने कौन से पढ़े थे? देखो चैप्टर के अंदर एक तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो तो अपने पढ़ चुके हैं, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको साबुन वगैरह बनाने में, अपमार्जक वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका आपको चैप्टर के अंदर तो कहीं उपयोग नहीं दे रखा। तो अपने पढ़े थे दैनिक जो यौगिक हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाला यौगिक है, उसमें अपने एक उपयोग पढ़ते हैं प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। यानी प्रयोगशाला में तो इसका उपयोग होता ही है। और वैसे आपको बता दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काफी हद तक यूज इसका मेडिकल में होता है, यानी दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दवाइयों में भी लिख सकते हैं या प्रयोगशाला अभिकर्मक, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। तो ये था 2 परबल अम्ल और परबल क्षारों के नाम। ये परबल अम्ल हो गए दोनों, ये परबल क्षार हो गए और इनके उपयोग सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद अगला जो पर्सन है वो दिया हुआ है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताइए। तो ये भी मैंने आपको वही चैप्टर के अंदर ही इसको टेबल से समझाया था, दोनों को अंतर की तरह। वही टेबल आपको दोबारा से बनानी है, लेकिन फिर भी आपको इसको समझ लेते हैं।
सबसे पहले लिखा है साबुन तथा अपमार्जक में निम्न अंतर है। आपको ये लाइन जब भी अंतर वाला है तो ये लाइन जरूर लिखें, और उसके बाद में जब भी अंतर वाला है तो आप टेबल बनाकर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, टेबल बनाकर उसका अंतर लिखें। इससे आपका जो कॉपी चेक करने वाले पर इफेक्ट काफी अच्छा पड़ता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पहला अंतर है यह मृदु जल में सफाई का कार्य करता है। साबुन जो होता है केवल मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, अपमार्जक मृदु में तो करता ही करता है, साथ में साबुन क्या है, कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करता है। यानी कठोर जो जल होता है उसमें साबुन क्या हो जाता है, अवशेप के रूप में रह जाता है, जम जाता है, झाग नहीं बनाता है। जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी क्या कर लेता है, सफाई का कार्य उसी प्रकार करता है जैसे वह मृदु जल में करता है। इसके बाद ये साबुन जो होते हैं सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। आपने कहा था साबुन क्या होता है, वसा अम्लों को जब सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब इसका निर्माण होता है। यानी ये सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। साबुन सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। जबकि बात करें अपमार्जक की तो अपमार्जक क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। ये देखो सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। ठीक है, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला वाली सीरीज होती है। ये कार्बन की कम शाखित मतलब कम शाखाएं जो निकलती है, आपका 8वां चैप्टर वैसे हटा दिया नहीं तो उसके अंदर है कार्बन की कुछ श्रृंखला इस तरह चलती है और यहाँ से इसकी शाखा भी ऐसे होती है, तो कम शाखित श्रृंखला होती है वो सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। आपको पता है जब ये मृदु जल में उपयोग करता है तो इसमें क्या होता है, ये साबुन जम जाता है, जबकि ये क्या करता है, कोई अवशेप नहीं छोड़ता है। ये कठोर जल में अवशेप छोड़ देता है, ये अवशेप के रूप में रह जाता है, और ये कठोर जल में अवशेप के रूप में नहीं रहता है। तो इस तरह से एक दो उपयोग आप और भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये था इसका। अगले दो पर्सन 25वां और 26वां। इसके बाद देखते हैं अगला 27वां लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, आरेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषाएं लिखिए। आरेनियस ने अम्ल और क्षार की क्या परिभाषाएं दी थी वो लिखनी है। तो देखो आरेनियस संकल्पना आपने पढ़ी थी, उसके अंदर देखो आरेनियस के अनुसार क्या होते हैं, अम्ल क्या पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ये अपने पढ़ा था। परिभाषा देख लेते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जो H+ आयन देते हैं, जैसे मान लो एक HCl आपको लिखा हुआ है, इसको कैसे अपघटित होता है, H+ और Cl-। अपघटन का मतलब अलग अलग अणुओं में आयनों में टूट जाना, ये कहलाता है अपघटन। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, H+ जो आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सारे होते हैं। उसके बाद देखो क्षार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं। कौन से, OH- आयन जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे देखो इसमें NaOH की बात करें तो NaOH है वो अपघटित होगा तो क्या होगा, Na+ और प्लस OH-, ये भी अपघटित हो जाता है अपने आयनों में। तो इस तरह से देखो OH- आयन आ रहा है, ये देखो OH- आयन आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, H+ आयन आ रहा है। तो ये क्या है, क्षार है। तो इसी प्रकार और भी है, जैसे KOH हो गया, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है, क्षार है। तो ये थी आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको दिया है पीएच किसे कहते हैं। जो पीएच किसे कहते हैं, अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की पीएच परास लिखिए, यानी अम्लीय और क्षारीय विलयनों का पीएच का मान क्या होता है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं पीएच की परिभाषा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। आपने पढ़ा था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। इससे याद रखना है, हाइड्रोजन आयन की, ये देखो हाइड्रोजन आयन है, इसकी सांद्रता यानी किसी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता का ऋणात्मक मतलब माइनस का लघुगणक क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है, सॉरी पीएच कहलाता है। पीएच स्केल अलग होता है, ध्यान रखना। पीएच को नापने का जो कार्य करता है वो पीएच स्केल होता है। यहाँ पर अपन पीएच की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका सूत्र होता है पीएच बराबर -log-10 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसके बाद बात करें तो ये पीएच स्केल का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इसकी परास के निकालने के लिए। तो बीच में बिल्कुल जब स्केल का मान कहां से कहां तक होता है, पीएच का 0 से लगा के 14 तक पीएच होता है, बीच में होता है 7। 7 पर कोई भी विलयन उदासीन होता है, उदासीन से कम की तरफ जाएंगे, यानी 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो अम्लीय का मान बढ़ता है। यानी 0 से 7 के बीच में कोई भी
विलयन है 0 से 7 के बीच में तो वो अम्लीय होगा, 7 पर उदासीन होता है और 7 से 14 के बीच में क्या होता है, क्षार होता है। यही यहाँ पर H प्लस आयन जितने ज्यादा है, देखो H प्लस आयन की संख्या इधर बढ़ती जा रही है, तो जिधर H प्लस आयन की संख्या बढ़ती है तो अम्ल का मान बढ़ता है, और जिधर OH माइनस के आयन की सांद्रता बढ़ती है उधर क्षार। यहाँ पर H प्लस और OH माइनस देखो बराबर हैं, तो यहाँ पर विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। तो देखो यहाँ पर परास लिख रखी है इनकी, pH 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। pH अगर पूरा पूरा 7 है तो विलयन उदासीन होगा, और pH 7 से अधिक है, 7 से अधिक कहां तक, 14 तक, और ये 7 से कम कहां तक, 0 से 7 के बीच में तो विलयन अम्लीय, पूरा 7 पर उदासीन, और 7 से लगाकर 14 के बीच में क्षारीय होता है विलयन। तो ये थे इसके आगे। अगला जो प्रश्न है 27वां और 28वां। इसके बाद देखते हैं अगला लघुत्तरात्मक प्रश्न है 29वां। देखो क्या दिया है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, उदाहरण दें। यानी क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी और इसके उदाहरण लिखने। तो सबसे पहले अपने पाठ के शुरू में ही कुछ जब लवण के बारे में पढ़ा था तब अपने क्रिस्टलन जल की परिभाषा भी पढ़ी थी कि लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के कुछ अणु होते हैं, निश्चित अणुओं की संख्या होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं, ठीक है। और इसके सूत्र, जिस लवण के सूत्र में H2O यानी जल के अणु जुड़े होते हैं वो क्रिस्टलन जल कहलाता है। जैसे देखो सूत्र परिभाषा लिखी है, लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की निश्चित संख्या जुड़ी होती है। जो लवण का सूत्र होता है उसके अंदर क्या है, जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या होती है। आप उन संख्या, वो निश्चित संख्या उससे कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो सूत्र क्या हो जाता है, बदल जाता है। फिर निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे Na2CO3.10H2O, ये किसका अपन सूत्र पढ़ा था, धावन सोडे का। किसका था, धावन सोडा, ठीक है। उसके बाद है देखो CaSO4 और 2H2O, ये किसका सूत्र पढ़ा था अपने, जिप्सम का, ठीक है। और K2SO4 Al2SO4 3.24H2O, देखो यहाँ पर 2H2O आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 10H2O आ रहा है और यहाँ पर 24H2O आ रहा है। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है फिटकरी का। ये किसका सूत्र होता है, फिटकरी का। तो ये आपको सूत्र देखो, सब में क्या है, जल के अणुओं की, इसमें 10 अणु होते हैं तो फिक्स है, यहाँ पर 10 ही अणु होने चाहिए। यहाँ पर देखो 2 अणु है तो 2 फिक्स हैं। अगर यहाँ पर आधा अणु कर देते हैं तो ये फिर सूत्र चेंज हो जाता है, और किसका हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और फिटकरी के सूत्र में 24H2 होता है, कितना, 24H2, ठीक है। तो ये थे इसकी परिभाषा। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब 2 कंडीशनें दे रखी है, दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में रखा जाता है। अगर दही को या फिर कोई खट्टा पदार्थ है उसको धातु के बर्तन में रख देते हैं तो क्या होता है उससे। तो देखो, दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में रखने से उसमें उपस्थित यानी खट्टे पदार्थ होते हैं, या दही हो या फिर कोई भी खट्टा पदार्थ हो, तो उसके अंदर अम्ल पाया जाता है। और अम्ल आपको पता है धातु से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या है, कुछ हानिकारक विषैला पदार्थ बनाता है। अगर अपन उस पदार्थ को खाएंगे तो फिर वो शरीर के लिए क्या होगा, नुकसान करेगा, ठीक है, शरीर को हानि पहुंचाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि हानिकारक या विषैला पदार्थ बनाता है, इसलिए खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है। इसलिए भी अपन घरों में और इसमें अचार बनाते हैं तो या तो उसको कागज के बर्तन कांच के बर्तन में रखते हैं, या फिर उसको मिट्टी के बर्तन में अचार बनाया जाता है। क्योंकि अचार में क्या होता है, जो खट्टा पदार्थ होता है, नींबू या फिर कैरी का जो अचार होता है वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर धातु के बर्तन में रखेंगे तो वो उनसे क्रिया कर लेंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसके बाद देखो, रात्रि में भोजन के पश्चात दांतों को साफ नहीं किया जाता है तब क्या होता है। अगर अपन भोजन करते हैं, भोजन के बाद में क्या होता है, कुछ भोजन के अवशेष अपने मुंह में, दांतों में फंसे रह जाते हैं, और मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया से वो क्या करते हैं, क्रिया करने के बाद अम्ल उत्पन्न करते हैं। अब वो अम्ल क्या है, अपने मुंह के अंदर बना है। अब वैसे तो नॉर्मली अपने मुंह के जो पीएच का मान होता है वो 6.5 के करीब होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये इसको कम करके कहां तक ले आते हैं, अगर ये 5.5 के करीब या इससे कम हो जाता है तो फिर अपने दांतों का जो इनेमल होता है, ये दांतों के ऊपर जब आपका कवर देख रहे हैं, ये कवर दांतों का इनेमल कहलाता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, वो क्या करने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। ये भी क्या होने लग जाता है, ये मतलब इसको हानि पहुंचने लग जाती है, तो इससे अपने दांत भी खराब हो सकते हैं। तो इसलिए अपने को क्या नहीं, भोजन करने के पश्चात रात्रि में दांत साफ करने चाहिए। इसमें देखो क्या लिखा है, खाने के पश्चात मुख में बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन की क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यानी जो बैक्टीरिया वो अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो मुख में पीएच को कम कर देते हैं, जो मुंह के पीएच को मान कम कर देते हैं। पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल क्या होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है।
खराब होने लग जाता है, दांतों का इनेमल खराब होने लग जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 29वां और 30वां प्रश्न। इसके बाद देखते हैं लघुत्तरात्मक का जो अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। देखो क्या दिया हुआ है, एक यौगिक ए, कोई यौगिक ए है, अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है। अम्ल है कोई, यहां पर देखो H2SO4 से अम्ल करता है अभिक्रिया, कोई ए यौगिक है, अभी पता नहीं अपने को कौन सा है जो H2SO4 से अभिक्रिया करता है, तथा बुदबुदाहट के साथ गैस भी निकलती है, यानी इसमें से गैस भी निकलती है। गैस भी जलाने पर फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, यानी ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है, फट फट की ध्वनि। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए व बी के नाम बताइए तथा अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है। आपको ए और बी का नाम बताना है और अभिक्रिया का आपको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण भी लिखना है। तो सिंपल सी अभिक्रिया अपने चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, जब आपने पढ़ा था अम्ल है किसी भी धातु से के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरह से थी। पहले तो अपन लिखते हैं, देखो अम्ल और धातु जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो देखो आपने यहां पर पढ़ा था, उसके अंदर सूत्र के अंदर H2SO4 क्या है, अम्ल है, और किससे अभिक्रिया करता है, जिंक से, यानी Zn से अभिक्रिया करता है, तो ये क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस, यहां पर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये कौन सी धातु है, जिंक धातु से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। तो देखो आपसे क्या पूछा था, कोई यौगिक ए है, तो यौगिक ए कौन सा हो गया, ये हो गया एक यौगिक ए, जो अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है, और क्या बन रहा है, बुदबुदाहट के साथ गैस बी निकलती है, तो ये गैस होगी। ठीक है, ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, बी गैस बी जलाने पर फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है, और अपने वहां पर प्रयोग के अंदर पढ़ा था, जब इस तरह से प्रयोग था, किसी परख नली के अंदर आपने मान लो क्या डाल रखा है, H2SO4, अभी इसके अंदर क्या है, H2SO4 डाल रखा है। ठीक है, और कुछ दाने जिंक के डाल दिए अपने, क्या डाल दिया, जिंक। ठीक है, जब इसको क्या करते हैं, साबुन के पानी में लेके जाते हैं, तो इसके साथ क्या होते हैं, बुलबुले उठते हैं। ये क्या है, साबुन का पानी, साबुन का पानी। तो यहां से अपन देख रहे थे कुछ बुलबुले इस तरह से उठ रहे थे, और वहां पर अपन जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, इस मोमबत्ती से वो फटफट की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो ये कौन सी गैस थी, तब हाइड्रोजन गैस होती है, तब ये फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अब आपसे प्रश्न पूछा है यौगिक ए का नाम क्या है, तो यहां लिखेंगे यौगिक ए। यौगिक ए कौन सा है, जिंक, जिंक धातु है जिसको Zn से लिखते हैं। और यौगिक बी है, गैस बी कौन सी है, गैस बी है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जिसको लिखते हैं H2 से, और समीकरण अपने ये लिखी थी। ठीक है, तो इस तरह से अपने को इसका आंसर लिखना है। ये अपने उस पार्ट के अंदर जब समझा था, तब इसमें समझा था कि फटफट की ध्वनि से कौन सी गैस का पता चलता है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर अपने को लिखा है फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो अपने को फट से पता चल गया कि ये कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस कब निकलती है, जब कोई सल्फ्यूरिक अम्ल किससे अभिक्रिया करता है, धातु से, तो ये गैस निकलती है। तो ये था इसका अंतिम 31वां लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसके बाद देखते हैं आगे के निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न आपको चैप्टर से सारे क्लियर कराए हुए, फिर मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ किस तरह से आपको करने हैं। पहला जो निबंधात्मक प्रश्न है, यानी वैसे 33वां प्रश्न है, ब्रास्टेड लोरी तथा लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा स्पष्ट करनी है। तो ब्रास्टेड लोरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या थी, अपने चैप्टर के अंदर समझा था, यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं, और क्षार कौन से होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ठीक है, और उसको उदाहरण सहित पूरी संकल्पना लिखनी है। तो देखो ब्रास्टेड लोरी के अनुसार अपन अम्ल और क्षार की परिभाषा बात करें, तो ब्रास्टेड लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी प्रोटॉन त्यागते हैं, और क्षार वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ये ब्रास्टेड लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा थी, आपको संकल्पना पूरी लिखनी है। वही बात करें लुईस के अनुसार, तो लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, जो प्रोटॉन युग्म
ग्रहण करते हैं वो अम्ल होते हैं और जो प्रोटॉन युग्म त्यागते हैं वो क्षार होते हैं। आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं हो, काफी अच्छी तरीके से आपको करना है, यानी पूरी डिटेल में इसको लिखना है। दूसरा जो पर्सन है, पीएच के सामान्य जीवन में उपयोग लिखिए। पीएच के सामान्य जीवन में क्या क्या उपयोग है तो आपने पढ़ा था उदर में अम्लता के बारे में, ठीक है, दंत क्षय के बारे में, उसके बाद में कीटों के डंक के बारे में पढ़ा था, अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा था और मिट्टी की पीएच के बारे में पढ़ा था। तो इसको अपने डिटेल में पढ़ा था, वहीं आपको इसको लिखना है। उसके बाद अगला पर्सन बात करें, निम्न के नाम बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। अब आप कहेंगे बनाने की विधि, तो बनाने की विधि कौन सी थी, जो प्राप्त करने की अपने पढ़ा था, उसके अंदर हर यौगिक के बारे में पढ़ा था, उसका नाम क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका सामान्य नाम क्या है, उसका सूत्र क्या है, वो कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके गुण क्या है और उपयोग क्या है, ये सारी बातें कर रखी है। तो इसमें क्या क्या पूछा है, इसमें उसका नाम बताना है, बनाने की विधि और उपयोग बताने हैं। तो सबसे पहला यौगिक क्या है, NaOH, नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको आपको प्राप्त कैसे किया जाता है वो लिखना है और इसके उपयोग क्या क्या है वो लिखने हैं। दूसरा है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है या खाने का सोडा भी कहा जाता है, ये प्राप्त कैसे किया जाता है, इसके उपयोग। अगला देखो ये Na2CO3.10H2O, ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु जल के जुड़े होते हैं, तो ये क्या होता है, धावन सोडा, जिसको कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा कहा जाता है। अगला है CaOCl2, किसका सूत्र होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो आपको विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है ये लिखना है और इसके उपयोग लिखने हैं। अगला लास्ट है CaSO4 आधा H2O, ये किसका सूत्र होता है, जिप्सम का, किसका होता है, जिप्सम या सॉरी जिप्सम का नहीं, ये होता है आधा H2O। आधा H2O जो होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP का। और यहां पर देखो आधे की जगह 2 आ जाता है ना, जैसे ये CaSO4 2H2O, तब होता है जिप्सम का। तो ये कंफ्यूजन नहीं हो, यहां पर 2 आए तो क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, और यहां आधा आ जाए तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। इसके अपने को उपयोग और बनाने की विधि लिखनी है, नाम आपको बता दिए। उसके बाद लास्ट पर्सन है, मिसेल कैसे बनते हैं, क्रिया विधि भी लिखिए। साबुन वाले में अपने पढ़ा था मिसेल, यानी जब कोई साबुन का अणु होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है जल स्नेही भाग, एक होता है जल विरोधी भाग। जो जल स्नेही भाग होता है वो क्या होता है, किसका होता है, ध्रुवीय भाग होता है जो Na+ का होता है, ठीक है। और वो एक होता है जल विरोधी भाग जो किसका बना होता है, RCOO- का, ये क्या होता है, जल विरोधी भाग। ये किससे अभिक्रिया करता है, तेल, ये जो मैल होती है उससे अभिक्रिया करता है, और ये जल स्नेही होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो तेल का अणु है तो इसको पूंछ वाला भाग और बाहर किसका होता है, ये Na वाला भाग, अगर मान लो ये तेल की बूंद है तो, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी संरचना इसके चारों तरफ घेर लेते हैं, तब बनता है मिसेल। और इसकी क्रिया विधि भी आपको लिखाई हुई है, तो आप वहां से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये थे आपके 5वें पार्ट के सभी प्रश्न उत्तर। अगर आपने पार्ट ही अच्छे से समझा है तो प्रश्न उत्तर तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फिर भी आपको ये प्रश्न उत्तर इसलिए कराए ताकि आपको पता चले कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आपने इसी तरह से आंसर लिखा तो आपके इस पार्ट के जितने भी मार्क्स हैं आप उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको प्रश्न उत्तर से हेल्प हो रही है या नहीं हो रही, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आप जो कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम उतनी ही मेहनत के साथ आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो को आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरे बच्चों को शेयर करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।